बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम? अब आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है, 6 दिन है अभी। बहुत लोगों ने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया होगा और बहुत लोगों के पास तो अभी तक बुक्स भी नहीं होंगे। और कुछ कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ कुछ ने ट्यूशंस में पढ़ा होगा। ऐसे चल रहा है बस पढ़ाई। अब आपके पास हाथ में 6 दिन है। इस बार से नया रूल भी आ गया क्या कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और फाइनेंस का एग्जाम में क्या आएगा? एमसीक्यूज आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? जितना मार्क्स का पेपर है उसका 50%, मतलब पेपर कितना का है आपका? 80 मार्क्स का, और उसका 50% कितना हुआ? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। और वो एमसीक्यूज आपको किस में भरने होंगे? ओएमआर शीट्स में। जो पहले सेवा के स्टूडेंट्स थे उन्हें पता है, क्योंकि क्लास 10th में भी आपका एमसीक्यूज आया था, तो आपको पता है कि ओएमआर शीट्स आपको मिलेंगी और आपको उसमें फिलअप करना होगा। ओएमआर शीट्स प्री प्रिंटेड आते हैं, तो आपको ओएमआर शीट्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों का ओएमआर शीट का एग्जाम पहली बार भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ओएमआर शीट में क्या होगा। 1 मार्क होगा हर एक आंसर के लिए। ये जो है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बाय द असम बोर्ड, ठीक है, असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। और ओएमआर शीट में क्या होगा आपका, इसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है। मैं जो आपके लिए स्पेसिफिक है मैं आपको वो बता रही हूँ। क्या है कि ओएमआर शीट्स विल बी पर्सनलाइज। पर्सनलाइज होगा क्योंकि बहुत लोगों का पहले बार ओएमआर शीट होगा। आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपका फोटोग्राफ भी होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, इंस्टीट्यूशन कोड विल बी प्री प्रिंटेड। आपका पहले से ही रहेगा उस ओएमआर शीट में। तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको जो ओएमआर शीट मिली है वो आपकी ओएमआर शीट है, ठीक है। और आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको वो करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट में क्या आता है कि सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि ये आपका ही ओएमआर है या नहीं है, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड है। तो आपको डार्क इन करना पड़ेगा द सर्कल्स फॉर आंसरिंग ओनली। आप बस आंसर्स को ही डार्क कर सकते हो, ठीक है। वो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाते हो ओएमआर शीट में, और आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको करेक्ट है आप ए बी सी डी, आपका जो करेक्ट मेथड है उसमें आप डार्क कर दीजिए एकदम। आप ब्लैक पेन लेके जाइए, ब्लू पेन लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, आप उसे पर डार्क कर दीजिए। ऐसे करेक्ट, ऐसे आधा फिलअप, ऐसे क्रॉस, ये सब नहीं करना है। आपको बस डार्क करना है। और एक बार अगर आपने कर दिया, आंसर ओनली डार्क इन इज फाइनल। जिसको आपने डार्क किया वही फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ओएमआर शीट में कोई रफ वर्क नहीं कर सकते, आप उसे फोल्ड नहीं कर सकते, उसे फाड़ नहीं सकते, ठीक है। और आंसर डार्क इन मोर देन वन सर्कल। अगर आपने 2 सर्कल में एक बार में डार्क कर दिया, ए में भी और बी में भी, तो उस आंसर को एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। तो इसलिए ओएमआर शीट फिलअप करने में आपको एकदम सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। ये आपके लिए एक सतर्क पॉइंट है। क्या कि बस जो आंसर है उसी डाक कर, अब इस डाक करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको जितने पीवाईक्यूज आते हैं, मतलब आपको जितने एमसीक्यूज आते हैं, वो पहले सॉल्व कर लीजिए। जो पेपर है उसमें टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद लास्ट में ओएमआर शीट फिलअप करिए, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ए नंबर नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, क्योंकि अब अगर करते जाओगे साथ साथ तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए पहले टिक कर लीजिए, लास्ट में आप ओएमआर शीट फिलअप करिए। पर ध्यान रखिएगा ओएमआर शीट फिलअप करते हुए, बी उधर बी देख रहे हो तो इधर सी मत फिलअप कर देना। तो ध्यान से ओएमआर शीट हमें फिलअप करना है। तो इस बार का और एक मैं सतर्क पॉइंट बताऊं, जो ओएमआर शीट्स है वो कॉलेजेस में नहीं रहेगी। जैसे ओएमआर शीट्स फिलअप हो जाएगी, वो क्या होगा, वापस बोर्ड में चली जाएगी और बोर्ड में ही जाके क्या होगी, वो चेक होगी। क्या लिखा है इसमें? अंडर नो circumstances envelope containing used unused can be kept in the institution after sealing is complete। मतलब ओएमआर शीट्स कॉलेजेस में नहीं रहेगी, ओएमआर शीट स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं रहेगी। ओएमआर शीट आपकी कहाँ चली जाएगी? बोर्ड में चली जाएगी। तो आपका ओएमआर शीट बाहर चेक होगा। अगर बाहर चेक होगा तो आप जितने आंसर्स करके आओगे आपको उसका आंसर करेक्ट मिलेगा। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कॉलेज में चेक होगा। 40 मार्क्स का चेक आपका कॉलेज में ही होगा, पर 40 मार्क्स का चेक आउटसाइड होगा। इसका मतलब इस बार पास और फेल का चक्कर आ जाएगा शायद। क्यों? क्यों पास और फेल का चक्कर? क्योंकि आपने अपने सीनियर से सुना होगा, ये 11 ही तो है, क्या जाता है, हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, पास भी नहीं होने से होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पास कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां ओएमआर शीट्स में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे वो आपका अपलोड होगा। यहाँ पे आपको कितना भी मार्क्स मिल जाए, पर ओएमआर में भी तो पास होना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर लीजिए, आपको पास तो होना ही है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और अगर आगे जाके सीयूईटी भी तो देना है हमें, तो सीयूईटी के लिए तो हमें एमसीक्यूज ही चाहिएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर अपनाया है। तो इतना आप कर लीजिए।
2015 से आपका क्लास 11 का एग्जाम शुरू हुआ था और 2024 तक अभी लेटेस्ट है। तो उसके सारे पीवाईक्यूज हमने निकाल के रखे हैं। जो भी पीवाईक्यूज मतलब 1 मार्क का जितना भी पीवाईक्यू एटलीस्ट आप इतना तो कवर कर कर जा सकते हो ना, और इससे आपका रिवाइज हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसे कवर करते हैं। जिसको भी आंसर आता है ट्राई करिए कमेंट में आंसर देने का, पॉज कर दीजिए वीडियो और फिर आंसर दे दीजिए, और ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, 2015 और 2018 का पेपर पता है सेम था अकाउंटेंसी का। वाह क्या चीज है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए, कुछ कुछ चीज आपका आउट ऑफ सिलेबस भी है, मतलब अभी आपका सिलेबस से हट चुका है तो वो हम नहीं करेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ, कौन सा नेचर का रिकॉर्ड करते हैं। अब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, जिसे भी हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ कौन सा नेचर, फाइनेंशियल नेचर, पैसे वाले। जो नॉन पैसे वाले उसे हम नहीं रिकॉर्ड करते अकाउंट्स में, अकाउंट्स में बस पैसा पैसा होता है। नेक्स्ट, एसेट इक्वल लायबिलिटीज प्लस क्या होता है, कैपिटल। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एकदम याद कर लीजिए इसे। एसेट इक्वल क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक्सेस ऑफ डैश कैपिटल ओवर डैश कैपिटल रिप्रेजेंट्स लॉस। तो कौन सा कैपिटल हमेशा, अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हुआ और क्लोजिंग कैपिटल कम हुआ मतलब लॉस है, और क्लोजिंग अगर ज्यादा हुआ और ओपनिंग अगर कम हुआ इसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज यूजुअली नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर आपने ट्रायल बैलेंस किया है तो आपको पता होगा क्लोजिंग बैलेंस को जनरली हम नहीं दिखाते, पर अगर एडजस्टेड परचेज आ जाए ना तो हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं वहां पे। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, जिसे हम मैच करते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ ए बैंक। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन कस्टमर बनाता है। अब आपको फॉल्स में पूछ, कभी आपको पूछ लेगा इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, नो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। फिर आ गया सीपीयू और एसक्यूएल। सीपीयू और एसक्यूएल अभी आपके सिलेबस से हट चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 2016 का पेपर। क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो ही एस्पेक्ट होते हैं। कितने एस्पेक्ट होते हैं, दो। क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, डुअल एस्पेक्ट। ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ओनली ऑफ द, ट्रायल बैलेंस से हम क्या चेक करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख देती हूँ। तो इसका क्या होता है, इसका आंसर होगा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक करते हैं हम इससे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम आपके सिलेबस से हट गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी ये तो हमें पता ही है। अकाउंटिंग इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। यस, अकाउंटिंग एक साइंस भी होता है और एक आर्ट भी होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग रिगार्ड्स अ बिजनेस अ सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर। हाँ, ये एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसके हिसाब से क्या होता है, ओनर्स और बिजनेस अलग है। अकाउंट्स के हिसाब से ओनर्स और बिजनेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऑब्वियसली ट्रू होगा। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, अभी आपको पूछा डेटर प्रिपेयर करता है या क्रेडिटर। किससे शुरू हो रहा है क्रेडिट नोट, क्रेडिट। तो क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, क्रेडिटर। और डेबिट किससे शुरू होता है, डेटर। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेटर। तो डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, डेटर। तो क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम, क्रेडिटर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये वापस से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का आ गया। नेक्स्ट, 2017 में रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस एंड एंटिसिपेट, इसका आंसर होगा नो गेन्स। क्या होगा इसका आंसर, नो गेन्स। क्यों नो गेन्स होगा, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, जिसमें जितना लॉसेस आपको लगता है उसे दिखाओ ना। क्या चाहता है, आपको लगता है आपका फ्रेंड पैसा मारेगा, उसे पहले बोल दो मम्मी लोग को मेरा पैसा मार दिया फ्रेंड ने। पर अगर पता चल रहा है आपको 10 की जगह 20 रुपए मिले, उसे कभी भी मत बताना। बहन को तो कभी भी मत बताना, बहन उससे चॉकलेट खा लेगी, है ना। तो वही है, रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस बट एंटिसिपेट नो गेन्स। वो बिजनेस भी बोलता है जितना हो सके लॉसेस दिखाओ, पर जितना हो सके प्रॉफिट को कम दिखाओ, एंटिसिपेट नो गेन्स। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। अकाउंटिंग इज द, अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, थ्रू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, बिजनेस का लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर, लैंग्वेज। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल का और एक नाम है, क्या है जर्नल का और एक नाम, जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं इसे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अंडर इनकम्प्लीट, अब वापस से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम आ गया जो आपके सिलेबस से आउट है। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या पूछा वापस से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वाह, देखिए क्या आ गया, इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करते हैं, बैंक। बताइए अब आप करते हैं क्या, नहीं। कौन प्रिपेयर करते हैं, कस्टमर। ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ओनली ऑफ द, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा था, क्या चीज का प्रूफ है ये, ओनली ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक होता है, अरिथमेटिकल मतलब प्लस में या कैलकुलेशंस में आपके गलत है क्या, वही चेक करता है ट्रायल बैलेंस। सो इट इज अ प्रूफ ऑफ व्हाट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वापस से रिपीट आ गया, देखिए दो चीज तो वापस से रिपीट आ गया। वैसे ही अगर आपका 2025 में भी रिपीट आ सकता है।
नेक्स्ट वापस से सीपीयू का एक क्वेश्चन है। सीपीयू तो इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा लगता है। आप सब में देख लीजिए सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऐसे क्योंकि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अब अगर कैपिटल को इस साइड ले आओगे तो इधर क्या बच जाएगा? लायबिलिटीज बच जाएगा। वापस से सेम रिपीट। वाओ, देखो अब कितना बार रिपीट होता है, तो आपको ये तो करके जाना ही है ऑब्वियसली। रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस एंड एंटिसिपेट नो गेन्स। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, आपको सब्सिडियरी बुक्स पता है या नहीं पता है? क्योंकि हमें 8 सब्सिडियरी बुक्स बनाने पड़ते हैं। कितने? 8। तो जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, हम जो सामान उधारी में खरीदते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? परचेज बुक में। वैसे हम सामान अगर उधारी में बेचते हैं तो वो हम कहाँ लिखते हैं? सेल्स बुक में। वैसे अगर कोई सामान हमने परचेज किया और हम उसे रिटर्न कर देते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। पर वो सारा क्रेडिट होना पड़ेगा, क्योंकि सारा कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। सारा कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। और क्रेडिट परचेज परचेज बुक, क्रेडिट सेल सेल्स बुक। वापस फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू देखो, असम बोर्ड्स वाला का फेवरेट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। वापस से देखो, वापस आके इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अब आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये नहीं सकोगे तो फिर बताओ क्या होगा? इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो ये क्या होगा? ट्रू। एसेट अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। अब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होना पड़ेगा। अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद नहीं है, चैनल में आपको उससे भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, एक ट्रिक के साथ मैंने आपको याद कराया है। तो आप वो जाओ और देखो, अगर याद नहीं है। आपको पता होना चाहिए एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है? एसेट इंक्रीज होने से होता है डेबिट। तो एसेट अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा? डेबिट बैलेंस, ना कि क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट हमेशा क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। समझ गए? तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होना पड़ेगा। नेक्स्ट वापस सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? हमें सैलरी देना, अभी अभी तक सैलरी हमें दे देनी चाहिए थी पर अभी तक हमने दिया नहीं, तो उसे हम कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, देना ही बाकी है, अभी तो हमने दिया ही नहीं है। तो ये हमारे लिए अगर देना बाकी है तो ये हमारे सर का हेडेक है। क्या है हमारे सर का? हेडेक। तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का अकाउंट क्या शो करता है? लायबिलिटी इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, तो उसका अकाउंट क्या शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। पर इसमें क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा। तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आना पड़ेगा इसके लिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जल्दी से जाइए और याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 2019 के बाद आता है 22, क्योंकि 20 और 21 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुए थे। नेक्स्ट 22 में क्या क्वेश्चन है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शन। वापस से रिपीट है। आपको क्या बोलूं, आपको ये पेपर्स करके जाने ही होंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो भी 11 में आप उसे शेयर कर दो ताकि सबके बेनिफिट में आ सके ये वीडियो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ कौन सा नेचर होता है? जल्दी बताओ। फाइनेंशियल नेचर। द कन्वेंशन वापस से कंजर्वेटिज्म। आप सोचिए, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी इनका फेवरेट है। रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट। क्या चीज अंडरस्टेटमेंट मतलब? क्या चीज को कम करके दिखाना होता है? प्रॉफिट को या गेन्स को। तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट्स। क्या होगा इसका आंसर? प्रॉफिट। कंजर्वेटिज्म इसका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का भी एक रूल है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो हम मॉडर्न अप्रोच से पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो भी आपको याद करनी होंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट का रूल इस क्या होता है इसमें? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये होता है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कभी भी अकाउंट नहीं होता। जैसे लेजर अकाउंट है पर ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है पर बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है? हमारा स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर इट बिकम्स यूजलेस। ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ? कौन से चैप्टर से? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम कोई एसेट को बेच देते हैं तो उससे हमें जो भी, जब वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं आने वाला हमें, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें नहीं चाहिए, अभी हमारे सिलेबस से हट गया। आउटस्टैंडिंग रेंट वापस से आ गया। देखो क्या पूछा इसमें? रेंट देना बाकी है। अब ये तो और इजी पूछा, ये रेवेन्यू है या लायबिलिटी है? तो हमारे सर का धार है, तो रेवेन्यू कहाँ से होगा? रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू को इंटरचेंजेबली हम इनकम से यूज करते हैं, तो ये रेवेन्यू कैसे होगा? सवाल ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? लायबिलिटी। वापस से फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू देखो इनका, वो अगर ये आ भी गया तो आप सोच लो, ये तो आपको आता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 2023 में क्या क्वेश्चन आया है हमारा? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पे। तो इसका आंसर क्या होगा? एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है हमारा? आपने एसेट ये सब अच्छे से पढ़ा होगा। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? फिक्स्ड एसेट। ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन। सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन। सारे इवेंट मतलब बिजनेस में बहुत सारे इवेंट होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो सकते हैं।
तो हर इवेंट ट्रांजैक्शन कैसे हो गए? हर ट्रांजैक्शन जरूर इवेंट हो गए, पर हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू करना है तो आप क्या बोलोगे? ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन बट ऑल ट्रांजैक्शंस आर व्हाट? इवेंट्स। परचेज बुक वापस से आ गया, देखो परचेज बुक का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिकॉर्ड्स कौन सा परचेज? कैश परचेज रिकॉर्ड करता है क्या? नहीं। कैश परचेज तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश परचेज बुक कौन सा परचेज रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? आपने आज फोन खरीदा, 4 साल बाद, आज आपने 20,000 का फोन खरीदा, 4 साल बाद आपको बेच के 20,000 मिलेगा क्या उसका? नहीं। उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू कमने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये सही है या नहीं है? यस, एकदम सही है। इन इंडिया जीएसटी कब से आया था? कब से आया था आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। कब से आया था? 1 जुलाई 2017। कब आया था? 1 जुलाई 2017। याद कर लो, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, लास्ट पेपर हमारा 2024 का, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव इवेंट्स। क्वांटिटेटिव नहीं इवेंट्स करते क्या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग तो सारे क्वांटिटेटिव इवेंट्स ही करते हैं। जो क्वालिटी में होता है उसी का भी, जैसे किसी के बीच में झगड़ा हो गया, क्या क्वालिटी है वो चीज, पर इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग किससे रिकॉर्ड करता है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तो एकदम फॉल्स है। ऑल डैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड। अब वापस से देखो, इसमें क्या पूछा है? कैश बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन आता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आते हैं क्या? नहीं। कौन सा ट्रांजैक्शन आते हैं? ऑल कैश ट्रांजैक्शन। डैश बैलेंस इन द पासबुक शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये आ गया बीआरएस से। पासबुक का कौन सा बैलेंस मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस पता होना पड़ेगा। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस होता है, कैश इंक्रीज होने से होता है डेबिट, तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव। और इसको उल्टा कर दो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, तो इसका उल्टा क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। वैसे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? पॉजिटिव, पर डेबिट बैलेंस मतलब क्या? नेगेटिव। तो कौन सा बैलेंस ये होगा? नेगेटिव। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है बैंक में जितने पैसे थे उससे ज्यादा निकाले, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। तो कौन सा बैलेंस होगा नेगेटिव बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस। नेक्स्ट पूछा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कौन सा एसेट? डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में तो होते हैं, फिक्स्ड एसेट है, पर फिक्स में भी एक है टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वही एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो गुडविल में, कॉपीराइट में, सॉफ्टवेयर में क्या चार्ज होता है? वो सब में अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? अमोर्टाइजेशन, उसका टर्म है अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट, तो इसका क्या होगा? इट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, बैलेंस शीट तो हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, तो ये क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ट्रायल बैलेंस इज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा, पहले हम जर्नल बनाते हैं, देन लेजर, लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, तो ये प्रोसीजर है। तो ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाएंगे तभी तो फाइनल अकाउंट्स बना पाएंगे। तो ये बेस है कि नहीं? बेस दे रहा है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस के बेसिस में क्या प्रिपेयर होता है? फाइनल अकाउंट्स। तो ये क्या होगा? एकदम ट्रू। तो फटाफट से ये कर लो आप, और इसे शेयर भी कर दो, और जितना हो सके ये भी करो। और हम एमसीक्यूज के वीडियोस लेके आएंगे, जाके आपका जितना हो सके रिवाइज होते रहो, क्योंकि हमें पता नहीं इस बार कैसा एमसीक्यू आएगा। तो हम जितना हो सके प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, अपना कंसेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से ये कर लो, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।